It was the summer of 1974 जहाँ पे एक shabby haired player of Dutch national team made billions of people his fan. वो समर वेस्ट जर्मनी में 1974 में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, एंड दैट वाज रिवोल्यूशन इन फुटबॉल. फुटबॉलिंग ऑडियंस ने इतना बड़ा फुटबॉलिंग रिवोल्यूशन पिछले 50 सालों में नहीं देखा था जितना उन्होंने इस एक टूर्नामेंट में देखा, एंड दैट वाज द टूर्नामेंट ऑफ द 1974 फीफा वर्ल्ड कप. और भाई ये स्टोरी इज़ नॉट अबाउट द सक्सेस ऑफ अ टीम जो कि अल्टीमेटली वो 1974 का वर्ल्ड कप जीतती है. इट्स नॉट अबाउट वेस्ट जर्मनी. दिस स्टोरी इज काइंड ऑफ अ हार्ट ब्रेक स्टोरी ऑफ अ वंडर टीम जिन्होंने ना कि एक लेगेसी बनाई बट उन्होंने अपने नाम को और अपने स्टाइल को इमॉर्टल कर दिया. हम यहाँ पे बात करने वाले हैं उन बाजीगरों की जो कि हार के भी जीत चुके हैं. दिस इज द स्टोरी ऑफ द ग्लोरियस फेलियर ऑफ द डच नेशनल टीम ऑफ 1974. वेस्ट जर्मनी में हुए इस 1974 के वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करी थी 16 टीम्स. हालांकि 98 टीम्स वेंट इनटू द क्वालिफायर्स बट ओनली 16 टीम्स क्वालिफाइड. इस साल मेजर टीम्स लाइक 1966 की वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड भी आउट थी. 1966 की थर्ड प्लेस विनर स्पेन वो भी आउट थे. 1970 के क्वार्टर फाइनलिस्ट पोर्चुगल भी आउट थे. ना तो फ्रांस थी ना तो बेल्जियम थी. एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम सिंस 1938 जब नीदरलैंड्स वर्ल्ड कप में खेलने वाली थी. तो इन 16 टीम्स को 4 डिफरेंट ग्रुप्स में बांटा गया और इन 4 ग्रुप्स में से टॉप 2 टीम्स आगे नेक्स्ट राउंड्स में गए. सो इन बची 8 टीमों को 2 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया और इनमें से जो टॉप आया उसका हुआ फाइनल. बट ये वर्ल्ड कप पर्टिकुलरली जाना जाता है फॉर द इंस्टेटमेंट ऑफ टोटल फुटबॉल. नीदरलैंड्स की टीम लेड बाय योहान क्राइफ, इवन मैनेज्ड बाय रेनुस माइकल, भाई उन्होंने पागलपन फैला दिया पूरे इस वर्ल्ड कप में. होस्ट नेशन थे वेस्ट जर्मनी जिनके पास कत्ल बड़े प्लेयर्स थे. जर्ड मुलर, फ्रांस बेकनबार जैसे प्लेयर उनके टीम में थे एंड यस ऑब्वियसली वो फेवरेट्स थे. बट जिस हिसाब की स्टार्ट यहाँ पे नीदरलैंड्स ने दी राइट फ्रॉम द फर्स्ट गेम, एवरीवन वाज लॉस्ट क्योंकि वो इतना बेहतरीन और ब्यूटीफुल फुटबॉल आज तक नहीं देखे थे. हालांकि फाइनल में वेस्ट जर्मनी ने नीदरलैंड्स को हराया 2-1. दे केम बैक एक्चुअली फ्रॉम अ गोल डाउन एंड उस मैच में जर्ड मुलर ने विनर मारा था 43rd मिनट में एंड दे वेंट ऑन टू सेलिब्रेट द टाइटल. बट इवन इन दिस हार्ट ब्रेक देयर वाज सम काइंड ऑफ अ सिल्वर लाइनिंग. वो सिल्वर लाइनिंग ये थी कि योहान क्राइफ की जो ये फुटबॉल थी, जो ये ड्रीम टीम थी, एंड ऑल ऑफ दिस वाज स्टार्टेड व्हेन द डच टीम्स लाइक आयाक्स, फेनूर्ड स्टार्टेड टू डोमिनेट यूरोपियन फुटबॉल सिंस द 1970s. इट ऑल कल्मिनेटेड डाउन टू द 1974 वर्ल्ड कप जहां पे फाइनल ने नीदरलैंड्स ने भाई आग मचा दी थी. बट अल्टीमेटली इट वाज नॉट गोना हैपन. सो इस वीडियो में हम उन प्लेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं, उस एक क्वालिटी फुटबॉलर के बारे में बात करने वाले हैं जिसने दुनिया को एक टोटल डिफरेंट ब्रांड ऑफ फुटबॉल दिखाया. उन्होंने लोगों की आंखें खोली. लोग जैसे कि आर्सेन वेंगर, पेप ग्वार्डियोला, जावी, इन तरीके के ग्रेट मैनेजर्स की आंखें खोली कि फुटबॉल इस तरीके से खेला जाना चाहिए. एंड बाय डूइंग दैट दे काइंड ऑफ बिकेम द फेवरेट्स टू विन दिस वर्ल्ड कप. ये सब कुछ स्टार्ट हुआ जब 1970 में फेनूर्ड ने यूरोपियन कप जीता. उसके बाद से जो नेक्स्ट 3 साल थे जहां पे आयाक्स लेड बाय योहान क्राइफ वो जाके बैक टू बैक यूरोपियन कप जीतते हैं. 1971 पहली उनकी यूरोपियन कप टाइटल थी. 1972 इंटर मिलान को उन्होंने हराया एंड 1973 में उन्होंने यूवेंटस को हराकर हिस्टोरिक ट्रेबल कंप्लीट किया. और फिर इस 1974 के वर्ल्ड कप के लिए अपॉइंट होते हैं रेनुस माइकल जो कि मेकर हैं ऑफ टोटल फुटबॉल. बट इसका श्रेय योहान क्राइफ को भी काफी दिया जाता है बिकॉज योहान क्राइफ वाज नॉट जस्ट अ फुटबॉलर. भाई वो इमोशन थे. ही वॉज अ कोच, he was the player, he was the referee on the pitch. जब वो पिच पे आते थे he owned everything. He was the guy जो कि एक शोमैन था. एंड हमने एक ऐसा एसेंस ऑफ फुटबॉल देखा जिसको कि जाना गया बाद में in the name of total football, which was a question of distance and positioning, which is the basis of all tactical thinking. This style of football is a very disciplined way of playing football. जहां पे आपकी टीम को एक साथ प्रेस करना होता है, एक साथ मूव करना होता है, एक भी लूज पार्ट्स नहीं हो सकते. योहान क्राइफ ने साफ साफ कहा है अपने ऑटोबायोग्राफी में कि भाई ये अगर स्टाइल ऑफ फुटबॉल हमें खेलना है इसके लिए सैक्रिफाइस नेसेसरी होगा, इसके लिए क्वालिटी फुटबॉलर्स नेसेसरी होंगे एंड जो भी बंदा डिसिप्लिन में रहने के लिए रेडी नहीं है उसको बाहर निकालना चाहिए. एंड यही चीज किसने की? माइकल ने. इसका बेस्ट एग्जांपल है जब रेनुस माइकल ने गोलकीपर को चेंज किया. जान जॉन ब्लोड जो कि 12 सालों से नेशनल टीम के लिए खेले नहीं थे, हु वॉज एन ओनर फॉर अ सिगार शॉप, उन्होंने उनको कॉल अप दिया जस्ट बिकॉज ही वॉज गुड ऑन द बॉल. तो आप समझ सकते हो इवन अ कीपर रिक्वायर्ड टू बी एन आउटफील्ड प्लेयर जिसकी एबिलिटी ऑन द बॉल बहुत अच्छी होनी चाहिए. सो दिस वॉज अ टीम ऑफ टेक्नीशियंस इन जर्मनी. द डिफेंडर्स could attack, the attackers could defend, the midfielders could do everything, and at the pinnacle of all of this was Johan Cruyff जो कि क्रिएट करता था, गोल स्कोर करता था, असिस्ट देता था, डिफेंड करता था और भाई फ्लैम्बॉयंट तो था ही था. इट इज़ आफ्टर दिस वर्ल्ड कप जहाँ पे एक्चुअल में योहान क्राइफ एक ग्लोबल सुपरस्टार बने. उनकी जो ऑरा थी
जिस हिसाब से वो फुटबॉल खेलते थे, ही स्टार्टेड टू बिकम फेमस, पीपल स्टार्टेड टू कॉपी हिज हेयर स्टाइल, लोग उनकी तरह सिगरेट फूकना स्टार्ट किया. द वे ही यूज्ड टू stuff down the cigarette on his football boots was iconic. It was a kind of confidence which was a borderline to arrogance. But don't get me wrong, कॉन्फिडेंस से ही एरोगेंस तक आप मूव कर पाते हो, बट उसके लिए पहले आपको कॉन्फिडेंस चाहिए. बट क्या वो कॉन्फिडेंस इस डच नेशनल टीम के पास था? नहीं. व्हेन दे स्टार्टेड टू प्रिपेयर इन दिस स्टाइल ऑफ प्ले, उनको सक्सेस नहीं मिल पा रही थी. उन्होंने सेकंड थर्ड डिवीजन टीम ऑफ जर्मनी के अगेंस्ट एक प्रैक्टिस मैच खेला था जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, दे लॉस्ट इट. बट देन जब उन्होंने अर्जेंटीना के अगेंस्ट एक प्री गेम, एक फ्रेंडली काइंड ऑफ खेला वर्ल्ड कप से पहले, तो उस मैच में उन्होंने 4-1 हराया अर्जेंटीना को. एंड दे फाउंड आउट कि ये अर्जेंटीनियंस को क्लू तक नहीं है कि ये डच कैसा फुटबॉल खेल रहे हैं. सो योहान क्राइफ वाज द फेस ऑफ टोटल फुटबॉल. वो कहते हैं कि यू ऑलवेज प्ले बेस्ड ऑन व्हाट यू कैन सी एंड नेवर ऑन व्हाट यू कांट सी. टोटल फुटबॉल इज अ स्टाइल ऑफ प्ले जो कि ब्लॉसम करता है विद द कलेक्टिव, जहां पे ऑलमोस्ट एक टेलीपैथिक अंडरस्टैंडिंग होनी होती है आपको, आपके स्पेस की, आपके मूवमेंट की और आपकी पोजिशनिंग की. एंड यस, ऑब्वियसली आपके पास वो एक फ्लेयर होना बहुत जरूरी है. आर्सेन वेंगर जो कि एक लेगेसी मैनेजर ऑलरेडी हैं, हम सबको पता है उनके बारे में, ही सेड ही डिस्कवर्ड अ न्यू ब्रांड ऑफ फुटबॉल. आर्सेन वेंगर ये भी कहते हैं आगे कि दे वर माइल्स अहेड ऑफ ऑल द टीम्स इन दिस वर्ल्ड कप टैक्टिकली. सो रिनस माइकल के टोटल फुटबॉल का कंसेप्ट ये था कि प्लेयर्स को कम भागना है, उनको अपनी राइट पोजीशन पे मूव करना है, बट पूरी पोजीशंस इंटर रोटेट होती रहेगी. मतलब एक राइट बैक एक लेफ्ट विंगर बन के खेल सकता है, एक स्ट्राइकर जो कि योहान क्राइफ थे वो फॉल डाउन करके सेंटर बैक के तरीके से खेल सकते हैं. सो काफी ज्यादा मूवमेंट उसमें था, बट रनिंग काफी ज्यादा कम थी, तो जिससे कि प्लेयर्स अपने स्टैमिना को होल्ड कर पाते थे एंड वो एक बहुत इफेक्टिव ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेल पाते थे. बट व्हेन दे वेंट ऑन टू प्रेस, इट फेल्ट लाइक एक बटालियन आपके पास आ रहा है हाथ में चाकू छुरा लेके, एंड वो आपको बस चुभाने वाला है, बॉल छोड़ दो. और ये जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल था, दैट टोटली चेंज्ड हाउ पीपल सॉ फुटबॉल, बिकॉज इससे 40-50 साल पहले तक इतना बड़ा माइटी चेंज फुटबॉल में आया नहीं था. सो दिस वाज अ बिग रिवोल्यूशन. एंड वो जो टाइम था, इट वाज अ टाइम जहां पे ना तो मोबाइल फोन्स थे, ना तो इंटरनेट था, ओनली न्यूज फ्लरिश्ड थ्रू न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, आर्टिकल्स. एंड दिस स्टाइल ऑफ फुटबॉल रिक्वायर्ड फुटबॉलर्स हु कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ कलेक्टिव. सो इस डच की टीम में दे वर फिल्ड विद बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स. आयाक्स की वो टीम जो कि हिस्टोरिक 3 बार यूरोपियन कप जीतने आ रहे हैं, तुम इमेजिन करो दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर्स को तुम एक टीम में डाल दो यार. और वो टीम ऐसी है जो कि क्लब लेवल पे उन सारे प्लेयर्स को एक साथ होन करती है. प्लस उसमें तुम फेनूर्ड के जो कि प्रोबेबली आप कह सकते हो सेकंड बेस्ट टीम, थर्ड बेस्ट टीम हुआ करती होगी उस समय की, 1970 के ऑलरेडी यूरोपियन चैंपियन थे, उनके कुछ प्लेयर्स आपने इस टीम में डाले. तो मतलब बेस्ट ऑफ फेनूर्ड एंड द बेस्ट ऑफ आयाक्स को मिला के आपने एक सुपर टीम बना दी. प्लेयर्स लाइक जोहान नेस्किंस, विन जानसन, वैन हानेगिम, रॉब रेजनब्रिंक, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपके योहान क्राइफ. बट इस सक्सेस स्टोरी को हैपन करने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी बोर्ड को. KNVB जो बोर्ड है डच फुटबॉल का, उनको प्रॉब्लम्स हुई सबसे पहले तो स्पॉन्सर्स को लेकर, क्योंकि इनका जो स्पॉन्सर था वो था एडिडास. अब योहान क्राइफ ऑलरेडी लिंक थे विद पूमा. सो बात ये होती है कि जो उनकी जर्सी बनी थी तो उन पे 3 स्ट्राइप्स थे. अब क्योंकि योहान क्राइफ ऑलरेडी पूमा से एसोसिएटेड है तो वो 3 स्ट्राइप्स की जर्सी तो पहन नहीं सकते, तो उन्होंने उस पर्टिकुलर मैच के लिए, उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के लिए गिव अप कर दिया वो 3 स्ट्राइप की जर्सी को, अपनी आइकॉनिक 2 स्ट्राइप की जर्सी पहनी. मतलब 11 के 11 प्लेयर खड़े हैं पिच पे, उनमें से एक बंदा है जो कि वो पर्टिकुलर स्पॉन्सर को प्रमोट नहीं कर रहा है. लोगों ने कहा कि भाई टीम है, सब लोग एक जैसी जर्सी पहनेंगे, बट जॉन क्राइफ कहते हैं कि भाई उस जर्सी में से उस सर तो मेरा निकल रहा है ना, तो भाई मैं तो वही पहनूंगा जिसको मैं स्पॉन्सर करता हूं या जो मुझे स्पॉन्सर करता है. तो पूमा की वजह से यहाँ पे योहान क्राइफ ने नहीं पहनी वो जर्सी ऑफ 3 स्ट्राइप्स, एंड तभी से काफी ज्यादा फेमस हो गई उनकी वो 2 स्ट्राइप की लेजेंडरी जर्सी. फिर बात आई पैसों की कि पैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे. तो एक प्लेयर्स की कमिटी बनी जहां पे फेनूर्ड के कुछ रिप्रेजेंटेटिव और आयाक्स के कुछ रिप्रेजेंटेटिव थे, ताकि भाई डिवीजन ना हो. तो उन्होंने मिलकर ये डिसाइड किया कि भाई देखो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए, सारे प्लेयर्स को एक सेम रिटेनर मिलना चाहिए, एंड जो प्लेयर ज्यादा मैच खेलेगा या जो प्लेयर्स जितने मैच डे पे होगा उसको बोनस मिलेगा. मतलब आप ज्यादा मैच खेल रहे हो तो उस मैच का आपको बोनस की वजह से ज्यादा पैसे मिल सकते हैं. तो इट वाज लाइक दैट, एंड सब लोगों ने इसको बहुत इजीली एग्री कर लिया बिकॉज द टीम केम टुगेदर. उनको जैसे एक साथ खेलने लगे उनको रियलाइज हो कि भाई ये कुछ स्पेशल है, दे आर ऑन टू समथिंग. फिर आता है पहला मैच अगेंस्ट उरुग्वे, और उरुग्वे के उस मैच में नीदरलैंड्स के प्लेयर्स सरप्राइज थे, वो स्टार्टल थे कि भाई हम कितना अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं, बिकॉज उरुग्वे की टीम जो कर रही थी ऑन द पिच, द डच प्लेयर्स स्टॉप डूइंग दैट 5-6 years ago. मतलब वो आउटडेटेड फुटबॉल खेल रहे थे. सो इनकी ये पावरफुल डायनामिक स्टाइल अपोजिशन को पुश बैक करी, डिफेंस जो कि अटैक कर पाया, एंड जॉन निकोलस रेप की वजह से इस मैच को वो जीतते हैं 2-0. सो एक सॉलिड स्टार्ट के बाद उन्होंने फेस किया स्वीडन को, जो कि मैच हालांकि एक 0-0 के ड्रॉ में एंड हुआ, बट दिस मैच वाज हैपनिंग इन द डॉर्टमुंड स्टेडियम. उस स्टेडियम में उस पर्टिकुलर मैच में एक पर्टिकुलर स्वीडिश प्लेयर के अगेंस्ट योहान क्राइफ ने एक सिंपल सा टर्न दिया, एंड वो कहते हैं बाद में कि ये एक ऐसी चीज नहीं है जिसकी वो प्रैक्टिस करके आए थे ट्रेनिंग ग्राउंड पे. इट वाज अ वेरी सिंपल मूव ऑफ द फुट
यूजिंग योर माइंड एंड दैट रिजल्टेड इनटू जॉन क्राइफ टर्न। तो ये जो टर्न है जो कि आज हमारे हाथों में है, हम किताबें पढ़ सकते हैं, हम इसके वीडियोस देख सकते हैं, ये टर्न इतना ज़्यादा फेमस हुआ, ये हाईलाइट बन गया उस पूरे वर्ल्ड कप की। एंड देन थर्ड ग्रुप स्टेज के मैच में बल्गेरिया को हराया नीदरलैंड्स ने 4-1, मतलब राउट। फिर इस मैच के बाद नीदरलैंड्स क्वालिफाई कर चुके थे सेकेंड राउंड के लिए, जहां पे उनको एक दूसरे ग्रुप में डाला गया विच हैड अर्जेंटीना, ब्राजील एंड ईस्ट जर्मनी। पहला गेम अगेंस्ट अर्जेंटीना था, उस मैच को जीतती है 4-0। अर्जेंटीना के इस गेम में सेकेंड हाफ में गोलकीपर ऑफ द नीदरलैंड्स नेशनल टीम जान जोंगब्लड टच द बॉल ओनली वंस। पूरे 45 मिनट में कीपर ने एक बार बॉल को टच किया। तुम इमेजिन कर सकते हो किस लेवल का डोमिनेशन रखा होगा उस डच टीम ने कि उन्होंने अर्जेंटीना को रौंद दिया 4-0। मैच के बाद रिनुस माइकल कहते हैं जॉन क्राइफ के बारे में कि भाई ये बंदा बैले डांसर होना चाहिए था, बिकॉज ही इज सो लीन, लैंकी, थिन, टॉल। The way he moves, he doesn't play football, he's dancing on the pitch. And इसी वजह से कहा जाता है कि जॉन क्राइफ जब फुटबॉल खेलते थे, it didn't feel like he's going into a duel, it felt like he's dancing. फिर नेक्स्ट मैच में उन्होंने ईस्ट जर्मनी को 2-0 हरा। एंड देन आता है इनके टूर्नामेंट का सबसे बड़ा गेम। दिस गेम वॉज अगेंस्ट द रेनिंग वर्ल्ड कप चैंपियंस एंड दैट वॉज अगेंस्ट ब्राजील। ऑब्वियसली इस ब्राजील की टीम में पेले नहीं थे, पेले वॉज ऑलरेडी ऑन अ प्रोटेस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स गोइंग बैक होम, तो वो इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। इस मैच में जाने से पहले नीदरलैंड्स थोड़ी सी नर्वस थे बिकॉज उनको पता था कि वो वर्ल्ड चैंपियन के अगेंस्ट खेलने वाले हैं। दिस टीम वाज जस्ट सॉलिड, जिसमें प्लेयर्स लाइक जेरजिनहो, रिवेलियो, पाउलो सेजार थे टेक्निकली, जो कि बहुत ज्यादा सॉलिड थे, टॉल, स्ट्रॉन्ग, काफी फ्लेयर भरे प्लेयर्स थे। एंड नीदरलैंड्स टुक अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू गेट सेटल्ड इन द गेम। उनको 30-35 मिनट लगे कि वो इस मैच को पहले तो समझ पाए कि करना क्या, बिकॉज इस मैच में ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्टैक्ट हो रहे थे। मतलब 3 येलो कार्ड ऑलरेडी फर्स्ट हाफ में मिल चुका था ब्राजीलियंस को, 1 येलो कार्ड यहाँ पे नीदरलैंड्स के प्लेयर को भी मिल चुका था। तो मतलब गेम काफी ज्यादा फिजिकल एग्रेसिव जाता, मतलब जैसा लेवल होना चाहिए एक वर्ल्ड कप के गेम का बिटवीन नीदरलैंड्स एंड द ब्राजील टीम, वैसा गेम जाता। क्वालिटी भरी थी दोनों टीमों में, बट डिफरेंस पता है कहां था? डिफरेंस था स्पीड का, डिफरेंस था माइंड का, द स्पीड ऑफ द थॉट। जॉन क्राइफ कहते हैं कि फुटबॉल में आप अमर हो सकते हो जिस दिन तुमने माइंड को अपने फुट से कनेक्ट कर लिया। ये जो आपका थॉट प्रोसेस है, जिस दिन इसको होने में 0 सेकेंड्स लगेंगे, उस दिन you'll become this। आप सब कुछ अचीव कर लोगे। एंड यही चीज़ है, यही एक्सीलेंस है जो ये प्रोबेबली ये सारे प्लेयर्स एम करते थे। अब ईजियर सेड देन डन, बट इस मैच में ब्राजील के अगेंस्ट, वर्ल्ड चैंपियंस के अगेंस्ट जो नीदरलैंड की टीम आई थी, इस मैच को उन्होंने जीता 2-0। सॉलिड फुटबॉल खेला उन्होंने। लेफ्ट हैंड साइड पे कॉम्बिनेशन था, लेफ्ट विंगर ड्रॉप करता है, लेफ्ट बैक के साथ कंबाइन करता है, लेफ्ट बैक ऊपर चढ़ के क्रॉस करता है, जॉन क्राइफ रन करते हैं बॉक्स में, वो बाई वॉली स्कोर करते हैं। पीपल वेंट वाइल्ड। दिस गेम हैड एवरीथिंग भाई साहब। इसमें लड़ाइयाँ थी, डर्टी फुटबॉल था, क्वालिटी थी। और यहाँ पे इस मैच को जीतने के बाद जॉन क्राइफ और ज़्यादा डिटेल देते हैं गेम की, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी पर्सनली, कि भाई देखो कैसे कॉन्टिनेंट वर्सेस कॉन्टिनेंट चीज़ें बदलती हैं। साउथ अमेरिका, मतलब अगर हम पर्टिकुलरली ब्राजील की बात करें और हम यूरोप की बात करें और पर्टिकुलरली जर्मनी की बात करें, तो इनके बीच में जो ग्राउंड की जो पिच होती है, ग्रास होती है, उसमें भी डिफरेंस है। एंड दैट काइंड ऑफ आल्सो प्लेड इन द फेवर ऑफ नीदरलैंड्स बिकॉज वो ज़्यादा यूज्ड टू थे प्लेइंग इन दिस ग्रास। अब होता क्या है, ब्राजील की जो ग्रास है वो ज़्यादा थिक होती है, लश होती है और लॉन्ग होती है। मीनवाइल जर्मनी की जो ग्रास थी वो थिन थी, शॉर्ट थी और ड्राई थी। मतलब बॉल का स्पीड, रोलिंग, उसका बाउंस काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है, एंड जो कि अल्टीमेटली बेनिफिट किसको किया? यूरोपियंस को। एंड इस मैच को जीतने के बाद प्राइड आ चुका था नीदरलैंड्स की टीम में। उनको लगा उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया। वो इस मैच को जीतने के बाद इतना ज्यादा रिलैक्स हो गए कि अल्टीमेटली हमने फाइनल में देखा क्या ही हुआ। जॉन क्राइफ अपनी किताब में कहते हैं कि हालांकि अगर उन्होंने थोड़ा सा और ज्यादा फोकस कर लिया होता या उस हिसाब से प्रिपेयर किया होता जिस हिसाब से उन्होंने ब्राजील के लिए प्रिपेयर किया था, वो शायद ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत जाते। बट द फाइनल वॉज अगेंस्ट वेस्ट जर्मनी, जो कि अलग क्रेजी फॉर्म में थे। उन्होंने टूर्नामेंट बहुत हाई पे स्टार्ट नहीं किया था, बट दे फिनिश्ड इन सम स्टाइल। सेमीफाइनल में पोलैंड को 1-0 हराने के बाद फाइनल सेटअप होता है नीदरलैंड्स के अगेंस्ट। एंड फॉर एवरीवन जो कि जर्मन नहीं था, उनके लिए नीदरलैंड्स वर द फेवरेट। 3 जुलाई 1974 को नीदरलैंड्स का मैच हुआ ब्राजील के अगेंस्ट और उनको फाइनल खेलना था 7 जुलाई को। तो मतलब 4 दिन का गैप था। अब इस 4 दिनों में क्या क्या चीजें होती है मैं तुम्हें बताता हूँ। रिपोर्ट ये आई कि जिस होटल में नीदरलैंड्स नेशनल टीम स्टे कर रही थी, वहां पे प्लेयर्स ज्यादा रिलैक्स करने लगे। वहां पे बूस पार्टी हुई, वहाँ पे सिगार पार्टी हुई, एंड वहाँ पे फीमेल लोगों का भी आना हुआ।
तब क्योंकि प्लेयर्स ज़्यादा थके हुए थे, रिपोर्ट में, बिल्ड की रिपोर्ट में, जो कि अगेन एक जर्मन आउटलेट है, उनकी रिपोर्ट में ये था कि क्योंकि नीदरलैंड्स के प्लेयर्स ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं, उनको फ्रेशनेस के लिए एक पूल डिप चाहिए, नॉट जस्ट विद द टीममेट्स बट विद सम नेकेड फीमेल कंपेनियंस एज वेल, जिसकी वजह से योहान क्राइफ को अपनी वाइफ से बात करना पड़ा घंटों घंटों तक। एंड जब नीदरलैंड्स ये फाइनल हारी, उसके बाद से भाई काफ़ी बड़ा एक क्वेश्चन मार्क बनाया गया कि भाई ये चीज़ें क्यों हुई, विच अल्टीमेटली टर्न आउट टू बी नॉट ट्रू एज सेड बाय योहान क्राइफ। उन्होंने बताया कि ये रिपोर्ट जो थी वो फुल्ली ट्रू नहीं थी, वो कभी भी ये चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं थे, और ये कहना कि उन्होंने फाइनल हारा बिकॉज ऑफ दिस इज टोटली रॉन्ग। उन्होंने फाइनल हारा बिकॉज दे मिस्ड देयर चांसेस। सो फाइनल स्टार्ट होता है, वेस्ट जर्मनी बॉल को टच भी नहीं करी थी, 15 से 16 पासेस करती है यहाँ पे नीदरलैंड्स की टीम। योहान क्राइफ बॉक्स में जाते हैं और उनको गिरा दिया जाता है। योहान नेस्किन स्टेप अप करते हैं, पेनल्टी से 1-0 कर देते हैं, एंड जर्मन्स डिडंट नो व्हाट हिट देम। योहान क्राइफ कहते हैं अपनी किताब में, इफ यू गॉट द बॉल दे कांट स्कोर, इफ यू यूज द बॉल वेल the chance of a good outcome is greater than a bad one. And ultimately यही होता है। डच टीम बॉल आउट कर रही थी फाइनल में वेस्ट जर्मनी के अगेंस्ट, बट भाई दे वर सॉलिड। उनको 25th मिनट पे पेनल्टी मिलती है बिकॉज ऑफ अ वेरी चीप फाउल, एंड फिर वेस्ट जर्मनी इक्वलाइज करती है 1-1। एंड कहीं ना कहीं तुम कह सकते हो दिस ओवर कॉन्फिडेंस, दिस बीइंग बेस्ट इन द वर्ल्ड, एक तरीके का ईगो यहाँ पे लर्क कर रहा था नीदरलैंड्स के शोल्डर पे, जिसकी वजह से वो स्लॉपी हो गए। योहान क्राइफ ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी इस पूरे वर्ल्ड कप में। फाइनल में भी उन्होंने चांसेस आफ्टर चांसेस क्रिएट करी थी, इवन प्लेइंग एज अ सेंटर बैक डीप आके वो चांस पे चांस क्रिएट करे थे, बट फोकस कहीं ना कहीं लैक कर रहा था। ही सेड कि भाई मैच जीतने के लिए इवन 95% एफिशिएंसी इनफ है, बट वो इनफ तब नहीं होती जब सामने वाला अपनी 100% एफिशिएंसी पे खेलता है। एंड ये जो टीम थी वेस्ट जर्मनी की, दैट हैड प्लेयर्स लाइक जर्ड मुलर, जो कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वर्ल्ड के बेस्ट गोल स्कोरर थे। Short yet sharp Gerd Muller was just crazy. We all know of his exploits. और पीछे उनके पास थे फ्रांस बेकनबावर, एक ऐसा स्वीपर जो कि भाई कुछ भी कर सकता है पिच पे। ही कैन डिफेंड, ही कैन क्रिएट, ही कैन प्ले इन द मिडफील्ड, ही कैन ऑल्सो स्कोर गोल्स। एंड अल्टीमेटली 43rd मिनट पे इट वाज जर्ड मुलर जिन्होंने गोल स्कोर किया बिटवीन द लेग्स ऑफ अ नीदरलैंड्स डिफेंडर, रूटिंग द कीपर, जिसको बाद में योहान क्राइफ जाके कोट करते हैं, art of defending is also about understanding when you have to give the goalkeeper a chance to make a save. Heads down, एक shattering loss, being best in the world, nothing to show for. इस टूर्नामेंट में आने से पहले योहान क्राइफ 2-time बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड पा चुके थे, बट इस टूर्नामेंट में इस परफॉर्मेंस 3 गोल्स 3 असिस्ट देने के बाद उनको 1974 का भी बालन d'Or मिलता है। उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल हारा, ही स्टिल वेंट ऑन टू बी द बेस्ट प्लेयर इन दैट पर्टिकुलर ईयर। इस टूर्नामेंट से हमने सीखा कि फुटबॉल को कैसे खेलना चाहिए। इस डच की परफॉर्मेंस ने बिलियंस को इंस्पायर किया। लोग योहान क्राइफ बन के खेलना चाहते थे, वैसा हेयर कट चाहते थे, वैसी हाइट चाहते थे, वैसा लुक चाहते थे, वैसी ऑरा चाहते थे, बट नन ऑफ देम गॉट क्लोज टू व्हाट योहान क्राइफ वाज, बिकॉज उसके बाद के जो उनके एक्सप्लॉइट्स हैं वो शायद मे बी नॉट एज बिग एज दिस, बट इक्विवेलेंट तो ज़रूर थे। जो उन्होंने बार्सिलोना के साथ किया एज अ प्लेयर, उनको 14 सालों बाद अपनी पहली लीग टाइटल जिताना, एंड देन एज अ मैनेजर व्हाट ही डिड विद गोइंग बैक एट आयाक्स, एंड देन लेटली लास्ट में फेनूर्ड के साथ, अनइमेजिनेबल स्टफ है। बट यू नो व्हाट, दिस वॉजंट जस्ट इनफ। ये हार्टब्रेक स्टोरी ऑफ नीदरलैंड्स कंटिन्यूज। 1978 में Netherlands again qualified for the World Cup and they go into the final of the FIFA World Cup. This time it was happening in Argentina, and this time it was against Argentina. 1978 was not about Netherlands, was not about Johan Cruyff, it was about Mario Kempes and the World Cup title for Argentina. और उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में योहान क्राइफ डिसाइड कर दें कि वो नहीं जाएंगे। उन्होंने मना किया टू प्ले इन दिस 1978 FIFA World Cup बिकॉज उनकी फैमिली में एक किडनैपिंग वाला इशू भी हुआ था व्हेन ही वाज एट बार्सिलोना। बाद में वो हालांकि कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो रिग्रेट करते हैं अपने इस डिसीजन को। शायद वो अगर इस वर्ल्ड कप में खेले होते तो मे बी 1978 का वर्ल्ड कप फाइनल जीत जाती नीदरलैंड्स, बट इट वाजंट रिटन इन द स्टार्स। एंड अल्टीमेटली उसके बाद फिर एक और फाइनल खेलती है नीदरलैंड्स, एंड दैट हैपेंस ओनली अंटिल 2010 जहां पे स्पेन उनको इनफेमसली हराती है उस फाइनल में अगेन। सो नीदरलैंड्स की अगर तुम स्टोरी देखोगे वर्ल्ड स्टेज पे, सो इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ अ टीयर जर्कर। It's a heartbreak story, yet it teaches us a lot. Not everything is to be won in success. Sometimes failure teaches us a lot. और इस साल 1974 के वर्ल्ड कप ने हमें सिखाया what more there is to football. जितना हमने इनकी अच्छी परफॉर्मेंस से सीखा, उतना ही हमने इनके हार से भी सीखा कि ओवर कॉन्फिडेंस इज ऑफन द किलर। यू शुडंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। आपको वो लाइन कभी क्रॉस नहीं करनी चाहिए जब तक आप वो जीत नहीं चुके हो। जीतने के बाद आप सेलिब्रेट करो, आप रिलैक्स करो, बट एक और गेम थोड़े और फोकस के साथ अगर खेल लिया होता, योहान क्राइफ अभी एक वर्ल्ड चैंपियन होते। बट स्टिल ऑल ऑफ दिस डिडंट इवन ऐड अ मच टू हिज लेगेसी। वी ऑल स्टिल कैन रिमेंबर ऑल ऑफ दिस विद अ स्माइल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो जरूर से लाइक करिएगा,
सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। मैं मिलता हूँ वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।